बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 18 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि 3 दिन अब्सेंट तो कॉलेज से कट जाएगा नाम। के पाठक के निशाने पर स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी के गायब स्टूडेंट। रात भर मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने की आदत नहीं छोड़ी तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। बिहार में राज्य कर्मियों की बल्ले बल्ले, दशहरा से पहले मिलेगी सैलरी, सरकार ने जारी किया है आदेश। 70 फीट के रावण का वध करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गांधी मैदान में शुरू हुई तैयारी। आज से इन इलाकों में मिलेगी फ्री गैस कनेक्शन, साथ लेकर जाना होगा ये कागजात। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में लगेगी मुहर। 6 नवंबर से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, सरकार पेश करेगी ये प्रस्ताव। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में बदहाली, गंभीर मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, इलाज के अभाव में तड़प कर गई जान, खोखले साबित हो रहे हैं तेजस्वी के दावे। टीचर्स पर फिर चला के पाठक का डंडा, बिना जानकारी स्कूल के गायब इतने शिक्षकों का वेतन कटा। बिहार में त्योहार के दौरान हथियार लहराना पड़ेगा महंगा, पुलिस मुख्यालय का जिला एसपी को सख्त निर्देश। आम जन की बड़ी चिंता, बक्सर में 15 दिन में 4 बार पटरी से उतरे ट्रेन का पहिया। नवरात्र में शुरू हुई थी शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग, अब किया गया रद्द, भारी हंगामे के बाद झुकी नीतीश सरकार। ठंड बढ़ने के साथ ही कमजोर होगा डेंगू, 15 दिनों में 4000 के पार पहुंचा आंकड़ा, 36 की गई जान। बिहार में लगभग 16 लाख बच्चे स्कूल से हुए बेदखल, इन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटे, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में अगले कुछ दिनों तक खुशगवार रहेगा मौसम, पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। गंगा में 2 नाव आपस में टकराने के बाद डूबी, 8 लोग थे सवार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित, हिंदी विषय में इतने अभ्यर्थी हुए चयनित। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दी जमानत। सीट शेयरिंग में फंसा नहीं है कोई भी पेच, बोले तेजस्वी, पूछिए उनसे जो कूदकर बीजेपी में गए, जाते गन्ना को लेकर के भाजपा पर फिर किया पलटवार। कन्या सुरक्षा योजना के तहत बेटी पैदा होने पर मिलते हैं इतने रुपए, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, जाने विस्तार से, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा, बोले प्रशांत किशोर, 1250 परिवार के लोग ही यहां एमपी एमएलए बनते रहे। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, भाजपा किसी अन्य पार्टी के नेता को कंधे पर नहीं बैठाएगी, सहयोगी बनाएगी। सवारी ढोने वाले वाहनों के लिए आया नया नियम, जल्द करा ले ये काम, नहीं तो रद्द हो जाएगा परमिट। बिहार में ऐसा मंदिर जहां नवरात्र में महिला पुरुषों के प्रवेश पर लग जाती है पाबंदी, कौन है वह मंदिर, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में राज्य कर्मियों की बल्ले बल्ले, दशहरा से पहले मिलेगी सैलरी, सरकार ने जारी किया आदेश।
बांका में प्लास्टिक के कचरे से तैयार कर रहे पेट्रोल और डीजल, दो दोस्तों ने मिलकर तैयार किया अनोखा फॉर्मूला। बिहार को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं नीतीश तेजस्वी, दुर्गा पूजा में डीजे पर रोक लगी तो भड़के जेडीयू के पूर्व विधायक। बिहार और यूपी वालों के लिए खुशी की बात, छठ दीपावली पर चलाई जाएगी 8 स्पेशल ट्रेनें, जाने टाइम टेबल। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से, तो बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। कल एक बार फिर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना के आंकड़े पर सवाल खड़े करने वालों पर जमकर के बरसे हैं। जब बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो फिर पीएम मोदी से कह करके देश भर में जातिगत जनगणना करा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना ही शौक है, इतना ही बोलने का शौक है तो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप बीजेपी से कहकर के पूरे देश में जनगणना क्यों नहीं कराते हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का बीजेपी को। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार में बैठे जो लोग हैं वे चाहते ही नहीं कि देश में जातिगत जनगणना हो। बिहार में सही तथ्यों के साथ जाति आधारित गणना हुई है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के फंसे पेंच को लेकर के कहा कि आप लोगों के कयास का बाजार भी जारी रहना चाहिए। जब सारी बातें पहले आ जाएगी तो फिर आप लोग क्या दिखाइएगा। सीट बंटवारे को लेकर के बिहार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि दिक्कत तो वहाँ होगी जहां लोग कूद करके गए हैं, यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है। वहीं नौकरी के सवाल पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इतने दिनों से सरकार में है, कोई ऐसा राज्य बता दे जहां एक साथ लाखों पदों के लिए बहाली आई हो। हकीकत तो यही है कि अब भाजपा को भी लगता है कि बिहार के महागठबंधन का कोई मुकाबला है ही नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे देश में त्यौहार का मौसम शुरू हो चुका है। जहां 15 अक्टूबर को नवरात्रि भी शुरू हो चुकी है। 7 दिन बाद दशहरा है, फिर करवा चौथ और फिर 12 नवंबर को दीपावली आएगी। इसके बाद छठ पूजा का महापर्व भी शुरू हो जाएगा। जब दीपावली और छठ का महत्व सबसे ज़्यादा बिहार और फिर यूपी में देखने को मिलता है। जब यहाँ के लोग कमाने खाने के लिए बाहर शहरों में रहते हैं, इसलिए इन बड़े त्योहारों पर अपने घर जरूर जाते हैं। लेकिन त्यौहार के चलते लोग 1 महीने पहले से ही ट्रेन टिकट बुक कराना शुरू कर देते हैं। लोग दुगुनी या फिर तिगुनी रकम देकर भी ट्रेन टिकट खरीदना चाहते हैं, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाता है। इसी के चलते भारतीय रेलवे हर साल त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू करता है। यह ट्रेन पटना जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल, गया और फिर जयनगर के बीच चलेगी। इस बार भी सरकार द्वारा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जो लोग अपने घर पर आना चाहते हैं वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अभी ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इस पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। जो अगर आप भी घर आना चाहते हैं तो फिर आप आसानी से पूजा स्पेशल ट्रेन को पकड़ करके आ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी कर्मियों की अब बल्ले बल्ले हो गई है। जब सरकार ने दशहरा से पहले ही सैलरी देने का निर्देश संबंधित विभाग को दे दिया है। जब वित्त विभाग की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। जब सरकार के आदेश के बाद बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। दरअसल बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य कर्मियों को बड़ी राहत दी है। जब बिहार सरकार के वित्त विभाग की तरफ से सभी सरकारी कर्मियों को अक्टूबर महीने का वेतन दशहरा से पहले देने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की तरफ से आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र की जाती है, उनको संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन का भुगतान तय है। जब वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये तय किया गया है कि सभी पदाधिकारी और फिर कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन का भुगतान 18 अक्टूबर से पहले करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। जब सोमवार रात को लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद मंगलवार सुबह वह पैदल ही सचिवालय की ओर निकल गए। मुख्यमंत्री का यह अंदाज देख करके हर कोई हैरान था। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सड़क पर गिरे पेड़ को हटवाते दिखे। अब सवाल उठता है कि आखिर सीएम को पैदल ही क्यों जाना पड़ा सचिवालय। तो दरअसल बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना में सोमवार देर रात जबरदस्त आंधी और फिर बारिश के चलते जगह जगह बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जब लोगों को पैदल या फिर 2 पहिया वाहन का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सचिवालय जाने के लिए अपने काफिले के साथ निकले थे, लेकिन तभी सचिवालय के नज़दीक एक बड़ा पेड़ गिर गया था, जिसके कारण उनका काफिला रुक गया।
फिर नीतीश कुमार को अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पैदल ही सचिवालय की ओर निकलना पड़ा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज निरीक्षण के लिए सचिवालय जाते हैं, जहां वहां वह कर्मचारियों की उपस्थिति का भी जायजा लेते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अगर सचिवालय पैदल नहीं जाते तो फिर से उन्हें उनके लिए रूट बदल करके जाना पड़ता। इसीलिए सीएम नीतीश कुमार ने पैदल जाने का ही फैसला किया। हालांकि जब सीएम नीतीश कुमार पैदल चल रहे थे तभी अधिकारी भी अपनी गाड़ी से उतर करके उनके साथ चलते बने। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राज्य सरकार बच्चियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं स्कीम में से एक है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, जिसके तहत बेटी का जन्म होने से पर उनके नाम पर बिहार की सरकार यूको और IDBI बैंक में 2000 रुपये जमा करती है। जी हाँ, जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो फिर उसके मैच्योरिटी का पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अगर 18 साल से पहले ही बच्ची की जान चली जाती है तो फिर उस स्थिति में ये पैसा महिला विकास निगम के पास चली जाती है। जहाँ दरअसल मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य राज्य में हो रहे भ्रूण हत्या रोकना था। साथ ही इस योजना से बच्चियों के जन्म दर में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। जहाँ इस स्कीम की खास बात यह है कि एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चियां इसके लिए पात्र हैं। सरकार की माने तो अब तक 15 लाख बच्चियों ने कन्या सुरक्षा स्कीम का लाभ उठा भी चुकी है। अगर आपके घर में भी कोई छोटी बच्ची है और आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ पात्रता होनी चाहिए। पात्रता क्या? दरअसल आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो, आवेदक BPL कार्ड धारक होना चाहिए, या बच्ची के जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के भीतर होना आवश्यक है, या आवेदन बच्ची के जन्म के 3 साल के भीतर का होना ज़रूरी है। इसके लिए दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, माँ बाप का वोटर ID कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डिटेल्स होना अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की 16 अक्टूबर से आवासीय ट्रेनिंग शुरू हुई थी। नवरात्र में शुरू हुई इस ट्रेनिंग को लेकर के खूब हंगामा हो रहा था। शिक्षकों के साथ साथ बीजेपी के नेता भी विरोध कर रहे थे। विरोध और हंगामे के बाद अब नीतीश सरकार झुक गई है, जब फैसले को वापस ले लिया गया है और आवासीय ट्रेनिंग कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। जहाँ शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य के यानी कि बिहार के सभी स्तर के प्रशिक्षण को दिनांक 16 अक्टूबर 2023 से 21 अक्टूबर 2023 तक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित है। निर्देश अनुसार दिनांक 17 अक्टूबर 2023 से अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। उस चरण के सभी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणाचार्य अधूरा माना जाएगा, जहां इसको पूर्ण करने के लिए बाद में आदेश निर्गत किया जाएगा। आवासीय ट्रेनिंग की तिथि ये 21 अक्टूबर तक थी। सुबह 5:30 बजे से शाम 7 बजे तक आवासीय ट्रेनिंग की जानी थी। यह आवासीय ट्रेनिंग विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों विपाड में दी जानी थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों डेंगू का आतंक है, लेकिन ठंड की दस्तक के साथ ही डेंगू के डंक कमजोर हो जाएंगी। जहाँ स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक 20 डिग्री तापमान होने पर एडिस मच्छर के आतंक का अंत हो जाएगा। जहाँ राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों में धुंध की शुरुआत हो चुकी है। तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है। जब मौसम विभाग से जानकारी के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक लगातार मौसम शुष्क रहेगा और फिर न्यूनतम तापमान गिरता चला जाएगा। जब पिछले 5 सालों को देखें तो सबसे अधिक अक्टूबर में ही डेंगू के मरीज मिलते रहे हैं। जब साल 2019 में अक्टूबर में 3647 मरीज मिले थे, जब साल 2020 में सबसे कम 493 मरीज मिले थे। साल 2021 में अक्टूबर में 251 मरीज मिले, जब वहीं साल 2022 में रिकॉर्ड अक्टूबर में 7605 मरीज मिले थे। जब सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पटना में हैं। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जब पूर्णिया जिला में अभी तक डेंगू के 166 मरीज मिल चुके हैं। पूर्णिया में कल 5 नए डेंगू मरीज मिले हैं, जिनमें से रोगी की संख्या बढ़कर के 166 हो गई है। इनमें शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के रोगी भी हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की विदाई के बाद ज़्यादातर जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। जब मौसम विभाग के अनुसार इस अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि आज पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश के अनुमान है। वहीं पिछले 24 घंटे में 15 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जब मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जब पिछले 24 घंटे में पटना, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, बक्सर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, शिवहर, शेखपुरा और कैमूर में मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि भोजपुर, औरंगाबाद, किशनगंज और वाल्मीकिनगर में तापमान में वृद्धि रही। जब मौसम विभाग ने पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, सिवान समेत कुछ जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात और फिर बारिश की संभावना जताई है। यह पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान सीतामढ़ी का 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जहाँ मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और फिर सावधान बरतने को
कहा है। वहीं बदलते मौसम के कारण इस बार दुर्गा पूजा में न ही ज़्यादा गर्मी होगी और न ही बारिश, जहाँ हल्की पछुआ हवा चलने के अनुमान है, जिससे मौसम खुशगवार बना रहेगा। लोगों को देर रात तक देवी दुर्गा के दर्शन करने का और फिर मेला घूमने में परेशानी नहीं होगी। जहाँ पिछले कुछ सालों में दुर्गा पूजा के दौरान गर्मी काफ़ी होती थी, जहाँ इस बार काफ़ी साल बाद ऐसा सुहाना मौसम देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी बूंदाबांदी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कल देर रात बड़ा नाव हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार पटना के दानापुर के अंतर्गत मनेर में गौरिया स्थान के पास गंगा में दो नाव आपस में टकरा गई। इस घटना में दोनों नाव नदी में डूब गई। जहाँ इस नाव पर 8 लोग सवार थे, जहाँ इनमें से 7 बाहर निकल गए थे। एनडीआरएफ की टीम एक लापता को खोज रही है। जानकारी के अनुसार राजधानी पटना समेत आसपास के इलाके में सोमवार देर रात आंधी में मनेर के निकट गंगा में 2 नाव लापता हो गई। जब नाव पर सवार 8 लोगों में से 7 निकल करके अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, जबकि एक व्यक्ति की तलाश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। इधर एक तरफ जहां सोमवार रात हुई बारिश और फिर ओलावृष्टि के दौरान यह हादसा हुआ, वहीं दूसरी ओर जगह जगह पेड़ और फिर बिजली के खंभे गिर गए। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। जब धान, सब्जी और फिर फल को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। जब पटना जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,30,188 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य रखा गया था। जहां अगस्त महीने तक 1,26,464 हेक्टेयर में धान की रोपनी की गई थी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू प्रसाद ने बताया है कि धान वाले जिस क्षेत्र में बारिश, आंधी और फिर ओलावृष्टि हुई है, या उस क्षेत्र के धान में के फसलों को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी ने कल देर शाम उच्च माध्यमिक शिक्षकों का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा का परिणाम विषयवार जारी किया गया है, जहां सबसे पहले हिंदी का परिणाम जारी किया गया है। देर शाम तक अन्य विषयों का परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आज अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर इसे देख सकते हैं। अभी सिर्फ 11वीं और फिर 12वीं के हिंदी विषय के नतीजे घोषित किए गए हैं। जहाँ आपको बता दूं कि बीपीएससी ने मंगलवार देर शाम उच्च माध्यमिक शिक्षकों का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा का परिणाम विषयवार जारी किया गया है। सबसे पहले हिंदी का परिणाम आया है। अभी सिर्फ 11वीं और 12वीं के हिंदी विषय के नतीजे घोषित किए गए हैं, जहाँ सूची में कुल 525 अभ्यर्थी के नाम शामिल है। दोस्तों अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन देने का काम मंगलवार से शुरू किया जाएगा। जहां पटना जिले में 3 कंपनियां ये काम शुरू कर रही है। इसके लिए आम लोगों को कंपनी कार्यालय में समुचित कागजात के साथ संपर्क करना पड़ेगा। वहीं जिला प्रशासन प्रखंड मुख्यालय में प्रायोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में फ्री गैस कनेक्शन के लिए कैंप लगाएगा। दरअसल डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जिला स्तरीय उज्ज्वला समिति की बैठक हुई। इस बैठक में ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पदाधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जा रही है। ये मूल रूप से बीपीएल परिवार के लिए है। योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, एड्रेस प्रूफ, 3 कलर फोटो और फिर 14 बिंदुओं पर घोषणा पत्र देना आवश्यक है। योग्य लाभुक उज्ज्वला केवाईसी आवेदन फॉर्म भर करके कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जहां आगामी 6 नवंबर से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो 10 नवंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होगी। 5 दिनों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार कई प्रस्तावों को पास करेगी। इस दौरान जातिगत जनगणना से जुड़े हुए प्रस्ताव भी सरकार दोनों सदनों से पास कराएगी। इसको लेकर के विधानमंडल की दोनों सदनों में चर्चा कराई जाएगी। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के आंकड़े पर उठ रहे सवाल पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वे जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को सदन में रखेंगे और इस पर चर्चा के बाद सभी की राय जानने के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी और इसके बाद ही आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर के फैसला किया जाएगा। दोस्तों यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। जी हाँ, जब आप इस धर्म के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर के पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। कहा जाता है कि ईसाई और यहूदी धर्म लगभग एक ही काल के आसपास शुरू हुए, लेकिन इस्लाम धर्म इनसे भी पुराना धर्म है। यही वजह है कि इनमें काफ़ी समानताएं हैं। जब वहीं अगर आप यहूदी धर्म की तुलना हिंदू धर्म से करेंगे तो फिर कुछ चीज़ों को छोड़ करके आपको इनमें कोई समानता नज़र नहीं आएगी। यहूदी धर्म के अनुसार इसे मानने वाले लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। यहूदी दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन प्रार्थना करते वक्त वो यरूशलेम की ओर मुँह करके ही प्रार्थना करते हैं। यहूदी धर्म
धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। इसके साथ ही वे लोग हर चीज़ के लिए अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है। हालांकि ये प्रैक्टिस आपको हर धर्म में देखने को मिल जाएगी। जब वहीं यहूदियों के लिए खबाद हाउस बेहद खास होता है। यह आपको ज़्यादातर देशों में मिल जाएगा। यहाँ यहूदी लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। जब आपको बता दें कि भारत के मुंबई, दिल्ली के पहाड़गंज, अजमेर, हिमाचल के धर्मकोट और फिर राजस्थान के पुष्कर में भी इनके लिए खबाद हाउस बनाए गए हैं, जहाँ विदेश से भी जो इजरायली घूमने के लिए आते हैं तो फिर वह यहाँ प्रार्थना करते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के धर्मकोट स्थित खबाद हाउस में इजरायल से हर साल हजारों पर्यटक घूमने के लिए और फिर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि यहूदी लोग पूजा करते समय एक बात का खास ख्याल रखते हैं, उनके सिर पर किप्पा जरूर हो। जब किप्पा उस टोपी को कहते हैं जो हर यहूदी खास मौके पर पहनता है। जहाँ आपने देखा होगा कि ज़्यादातर धार्मिक यहूदी अपने सिर पर एक खास प्रकार की छोटी टोपी पहनते हैं। दरअसल इनके धर्म में माना जाता है कि पूजा करते समय या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय अपना सिर किप्पा से जरूर ढकना है। हालांकि ऐसा हिंदू और इस्लाम धर्म में भी देखा जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में भी पूजा पाठ करते समय अपने सिर पर कोई भी कपड़ा रखने का रिवाज है। वहीं इस्लाम में भी नमाज पढ़ते वक्त टोपी पहनना अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बच्चों से लेकर के सभी के पास मोबाइल है। जब मोबाइल हमारे लिए इतना अहम हो गया है कि जैसे है कि ये कोई शरीर का अंग हो। जब आज की पीढ़ी 24 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए देखे जाते हैं। जब कई लोग तो बैटरी खत्म ना हो जाए इसके लिए चार्जर या फिर पावर बैंक भी अपने साथ लेकर के चलते हैं, और जब रात को सोने जाते हैं तो फिर मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर ही छोड़ देते हैं ताकि सुबह को उठते ही मोबाइल चला सके। हालांकि रात भर चार्जिंग पर मोबाइल लगने से बैटरी की उम्र घट जाती है। जहाँ बैटरी की उम्र घटती है, वहीं आज के ज़्यादातर फ़ोन्स 2 से ढाई घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इसकी अनदेखी करके रात भर फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं। जब मोबाइल बिजली से 7 से 8 घंटे के लिए जुड़े रहता है, जो चिंता वाली बात है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया के CQ यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर रितेश चुघ ने बताया है कि फ़ोन को रात भर चार्ज पर लगे रहने देना अनावश्यक है और फिर इससे फ़ोन की बैटरी की उम्र घटती है, इसलिए बैटरी जल्द खराब हो जाती है। बहुत से लोग को इस बात की शिकायत होती है कि उनके मोबाइल की बैटरी जल्द खत्म होती है। ये समस्या फ़ोन को ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज करने के कारण सामने आती है। इसके अलावा रात भर फ़ोन को चार्ज पर लगा करके रखना भी एक इस समस्या का कारण है। दरअसल मोबाइल फ़ोन को लिथियम आयरन बैटरी से पावर मिलती है, जो कई कारणों से ये बैटरियां खराब होने लगती है। मोबाइल को रात भर चार्ज पर लगाया जाता है तो फिर इसका सीधा मतलब यह है कि मोबाइल को ज़रूरत से 4 गुना अधिक बूस्ट मिल रहा है और ये बैटरी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप मोबाइल बैटरी की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो मोबाइल की बैटरी को 20 से 80% के बीच रखने की कोशिश करें और फिर ये ओवर चार्ज करने से बचें, नहीं तो फिर आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मोबाइल की बैटरी फटने का भी चांस रहता है। अगर आप 7 से 8 घंटा अगर मोबाइल को चार्ज में रखते हैं, जो बैटरी 2 से ढाई घंटे में ही फुल चार्ज हो जाती हो और उसको आप 7 से 8 घंटे लगा कर के रखते हैं तो फिर आपकी बैटरी के फटने के चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, हादसा होने का चांस भी है। तो अगर आप भी रात भर मोबाइल को चार्ज में लगा करके सोते हैं तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और हादसा होने से बचें और अपना मोबाइल बैटरी का लाइफ भी बढ़ाएं। दोस्तों, बस, ऑटो जैसे सार्वजनिक यात्री वाहनों को लेकर के बिहार सरकार ने एक ऐसा नियम जारी किया है। यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी कर दिया गया है। बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वाली यात्री वाहनों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बस, ऑटो जैसे सार्वजनिक यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना VLTD के यात्री वाहनों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। अगर VLTD लगाने के बाद ये सक्रिय नहीं है तो भी ऐसे वाहनों का परमिट स्थगित कर दिया जाएगा। राज्य परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक में सभी परमिट के आवेदनकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया है। VLTD सक्रिय नहीं रहने वाले वाहनों का परमिट तत्काल स्थगित करते हुए 15 दिनों के अंदर वाहन में VLTD स्थापित करने और फिर उनका साक्ष्य समर्पित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सड़क किनारे लगी पान की दुकान की शोभा बढ़ाने वाले बिमल, रजनीगंधा, शिखर और कमला पसंद जैसे पान मसाले का कारोबार कितना बड़ा है? क्या आपको पता है?
जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 से 5 रुपये तक में बिकने वाला ये पान मसाला या फिर गुटखे का कारोबार बिस्किट और चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा बड़ा है। या इसके बारे में जानने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। जब पान की टपरी पर छोटे छोटे पैकेट में मिलने वाले इस गुटखे का कारोबार 41,821 करोड़ का है। जहाँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर छोटे से पैकेट को बेचने के लिए टीवी पर 3 फिल्मी सितारे कैसे आ जाते हैं। जब भारत सरकार ने साल 2012 में गुटखा और फिर तंबाकू को पूरे देश में बैन कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैन के बाद भारत में गुटखा और तंबाकू पूरी तरीके से बंद हो गया है? हमें नहीं लगता है कि जवाब बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है जब पान की टपरी और फिर छोटे दुकानों पर इसका बेहतर जवाब दूर से ही दिखता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं। हालांकि अधिनियम की धारा 22 के अनुसार किसी भी तरह के से तंबाकू से बने प्रोडक्ट को बेचना पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इलीगल है। जहाँ ये कोई भी लीगल नहीं है, इसका कोई परमिट नहीं दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 5 के तहत दोषी को 2 साल तक की कैद या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि गुटखा और तंबाकू इंडस्ट्री के मार्केट्स बहुत ही चालाक हैं। जब बैन के बाद टीवी पर खुलेआम तो गुटखा और तंबाकू को प्रमोट नहीं कर सकते, इसीलिए वे सिल्वर, इलायची और फिर केसर टेस्ट के नाम से प्रोडक्ट को टीवी पर प्रमोट करते हैं। इन प्रोडक्ट की पैकेजिंग बिल्कुल गुटखा और तंबाकू का कॉपी पेस्ट होती है। आज के समय में तंबाकू इंडस्ट्री के अंदर कुल 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। जी हाँ, अब सोच सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी। दोस्तों, बिहार के युवाओं ने कमाल कर दिया है। जब बिहार के बांका के 2 युवाओं ने अनोखा फॉर्मूला तैयार किया है। जब कचरा चुनते हुए देख करके ग्रामीण ताना सुनाते थे, खुद की तकनीक से तैयार किए गए डीजल और पेट्रोल से आज अपनी बाइक चला रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के बांका जिला के रजौन प्रखंड क्षेत्र के नवादा बाजार के रहने वाले 2 युवकों ने प्लास्टिक के कचरे से नई तकनीक का खोज किया है। इस नई तकनीक की मदद से ये दोनों युवक प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल के साथ साथ रसोई गैस तैयार कर रहे हैं और इसका वे खुद उपयोग भी कर रहे हैं। इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि नवादा बाजार के निवासी महेश प्रसाद सिंह के पुत्र वरुण कुमार सिंह और फिर राजेंद्र चौधरी के पुत्र मुनीलाल, दोनों दोस्त गुजरात के राजकोट में किसी लोहा फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। जब कोरोना काल में काम बंद होने के बाद वे घर आ गए। दोनों युवाओं ने बताया है कि बीते साल ठंड के समय में अलाव के तापने के दौरान वे प्लास्टिक डाल करके जलाते थे। इसी क्रम में उन दोनों ने पाया है कि प्लास्टिक बहुत देर तक जलने के साथ साथ काफ़ी धुआं निकलता है। इसी को देख करके उनके मन में ख्याल आया कि आखिर इस जले हुए प्लास्टिक के धुएं से क्या बनता है। इसके बाद दोनों ने मिलकर के तरह तरह के प्रयोग करने शुरू कर दिए और फिर दोनों ने प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और फिर रसोई गैस बनाने के नई तकनीकों का विकास कर दिया। यानी कि इन दोनों ने प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल, डीजल बनाना शुरू कर दिया। जहाँ इस संबंध में दोनों युवकों ने बताया है कि उन्हें इस तकनीक को विकास करने के लिए आसपास के गली मोहल्ले और फिर गांव में घूम घूम करके प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करने लगे और फिर इस दौरान समाज के लोगों से काफ़ी कुछ ताना सुनने को भी मिला। लेकिन उन्होंने लोगों के ताने को सुनते हुए हर बात की अनदेखी करते हुए अपना प्रयास जारी रखा और आज ये सफल हो गए हैं। सफलता आज इनकी कदम चूम रही है। वरुण और मुनीलाल ने बताया है कि इस नई तकनीक की मदद से करीब 4 किलो प्लास्टिक को 400 ग्राम तापमान पर गर्म करने पर करीब 2 लीटर डीजल और 800 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर 1.5 लीटर पेट्रोल तैयार कर रहे हैं। इस तकनीक से तैयार किए गए पेट्रोल को वे अपनी बाइक में उपयोग भी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की यूनिवर्सिटियों की ग्रेजुएशन और कक्षाओं और फिर डिग्री कॉलेजों से लगातार 3 दिनों तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम काट दिया जाएगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को दिया है। आपको बता दें कि सितंबर माह से राज्य के यानी कि बिहार के स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नाम काटा जा रहा है। इसी तर्ज पर विश्वविद्यालयों और फिर कॉलेजों को भी कार्रवाई करने को कहा गया है। जब विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटियों को कहा गया है कि बिना वाजिब कारण के कोई भी विद्यार्थी लगातार 3 दिनों तक कक्षा से अनुपस्थित है तो फिर उसे नोटिस भेज करके जवाब मांगे। अगर छात्र या फिर छात्रा द्वारा दिया गया जवाब
जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसका नाम काट दें या साथ ही उसका पंजीकरण भी रद्द करने की कार्रवाई करें। यह शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमार की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र भेज दिया गया है। कुल सचिवों को लिखे गए पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम रहती है तो उसे परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया जाए। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कुल सचिव के सहयोग से ये सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विश्वविद्यालय की उपस्थिति 75% के अथवा उससे अधिक रही है। इसके बाद भी उसका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर 75% से कम उपस्थिति है तो फिर प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। दोस्तों, सरकार की ओर से देश में बड़ी संख्या में गरीब लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने पर पता बदलने के कारण बड़ी संख्या में लोग निःशुल्क राशन नहीं ले पाते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि आधार के माध्यम से यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से भी वे वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी राज्य और शहर में जाकर के लाभार्थी निःशुल्क राशन का लाभ उठा सकते हैं। आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी संस्था UIDAI की ओर से सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स पर ये जानकारी दी गई है कि आधार के माध्यम से लाभार्थी आसानी से वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश में कहीं भी सरकारी राशन ले सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को अपने आधार कार्ड को अपडेट रखना होगा। आधार को ऑनलाइन या फिर नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर के अपडेट किया जा सकेगा। अगर आप आधार कार्ड के जरिए राशन लेना चाहते हैं तो फिर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक होना जरूरी है। जहां आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड आधार से लिंक है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मेरा राशन ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर आधार शेयरिंग के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद राशन कार्ड नंबर डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर जानकारी सामने आ जाएगी कि आपका राशन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। दोस्तों, आपने सिल्क साड़ी तो पहनी होगी, लेकिन अब सिल्क की साड़ी के साथ हाथों में सिल्क की चूड़ी भी खनकेगी। भागलपुर के सिल्क के कपड़े के बारे में तो सुना ही होगा। ये अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस है। लेकिन अब भागलपुर में सिल्क की चूड़ियाँ भी तैयार हो रही है। ये लोगों के लिए कुछ नया है। दरअसल आपको बता दें कि ईशा चक के लीची बागान की रहने वाली महिला पूजा तिवारी इस चूड़ी को तैयार कर रही है। पूजा को इस चूड़ी के काफ़ी ऑर्डर भी मिल रहे हैं। महिला पूजा तिवारी ने बताया है कि इन चूड़ियों को बनाने में उसकी 2 बेटी पीहू और फिर पलक भी मदद करती है। यह चूड़ी तैयार कर रही पूजा तिवारी ने कहा है कि मुझे खाली बैठे रहना पसंद नहीं है। यह घर का काम करने के बाद अकेले बैठकर जब मन नहीं लग रहा था तब मन में आया कि कुछ नया करना चाहिए। लेकिन हमेशा कुछ अलग करने की चाहत मन में थी। बस तभी मन में आया कि यहाँ की सिल्क काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ इसके कपड़े तैयार होते हैं, लेकिन इसके धागे से और क्या बन सकता है। बस तभी आइडिया मिला कि सिल्क के धागे से चूड़ी को तैयार किया जा सकता है। सिल्क के धागे, नई चूड़ियाँ और फिर लहठी के माध्यम से सिल्क की चूड़ी तैयार कर रही हूँ। ये फैंसी चूड़ी बना रही हूँ। यह दोनों बेटी को जब समय मिलता है तो फिर सहयोग करती है। उसने बताया है कि जब पहली बार चूड़ी बनाई तो फिर अपने फ्रेंड को दिखाई। फ्रेंड ने इसका पहला ऑर्डर दिया, तभी मैंने उसको भेजी तो फिर वहाँ से मुझे काफ़ी ऑर्डर मिले। अभी दुर्गा पूजा और फिर करवा चौथ को लेकर भी बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। जहाँ अलग अलग कीमत की फैंसी चूड़ियाँ बनती है। 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक के लिए चूड़ियाँ हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र के साथ त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। इस फेस्टिवल सीजन में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों से लेकर के बैंकों में काम करने वाले लोगों को भी छुट्टी का बेसब्री से इंतजार रहता है। जब लोग अपने परिवार के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए उनकी नज़र छुट्टियों की लिस्ट पर होती है। यह त्योहारों के सीज़न में बैंकों में लेन देन का दायरा भी बढ़ जाता है। जब लोग त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए बैंक से पैसे निकालते हैं तो फिर वहीं व्यापार करने वाले जमा करते हैं। ऐसे में नवरात्र में कितने दिन बैंकों की छुट्टी होगी, इसकी जानकारी होना आम नागरिकों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा त्योहारों के सीज़न में सरकारी दफ्तरों की छुट्टी की जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर नवरात्र के दौरान अलग अलग क्षेत्र में होने वाली छुट्टियों के बारे में। तो बात करते हैं कि बिहार सरकार के सार्वजनिक अवकाश यानी कि छुट्टी की लिस्ट के अनुसार सरकारी दफ्तरों की छुट्टी सप्तमी से ही शुरू हो जाएगी। यानी कि 21 अक्टूबर को सप्तमी है या 22 अक्टूबर को
महाअष्टमी है, 23 अक्टूबर को महानवमी और 24 अक्टूबर को दशहरा है। इसलिए रविवार को साप्ताहिक अवकाश के साथ दशहरा पर्व पर 4 दिन की छुट्टी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। इन 4 दिनों में वे अपने परिवार और फिर दोस्तों के साथ त्यौहार का लुत्फ उठा सकेंगे। और फिर इस दौरान अगर आप सरकारी दफ्तर जाते हैं तो फिर निराश होकर के वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए अपने काम को नवरात्र तक टाल दें। अगर नवरात्रि के दौरान बैंक में अगर कोई भी काम है तो फिर जरा छुट्टियों की इस लिस्ट को भी देखकर ही बैंक के लिए निकलें। आरबीआई के अनुसार पटना जोन में दुर्गा पूजा के अवसर पर 22, 23 और 24 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी, यानी कि महाअष्टमी, महानवमी और फिर दशहरा को लेकर के बैंक बंद रहेंगे। जहाँ इसमें 22 अक्टूबर को रविवार होने के कारण छुट्टी है। जहाँ इस नवरात्रि बैंक में 3 दिनों की छुट्टी होगी। वहीं पर सरकारी स्कूलों में 6 दिन की छुट्टी रहेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी सांकेतिक अवकाश तालिका के अनुसार दुर्गा पूजा की छुट्टी 6 दिनों की होगी, जिसमें से एक रविवार भी शामिल है। 19 अक्टूबर से 24 दिसंबर यानी कि गुरुवार से मंगलवार तक नवरात्रि की छुट्टी रहेगी।